लेट्स डिस्कस कॉन्सेप्ट्स इन स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज। तो इसमें फर्स्ट टाइप्स है, 3 टाइप्स की स्क्रीनिंग होती है। फर्स्ट मास स्क्रीनिंग, सेकंड हाई रिस्क स्क्रीनिंग एंड थर्ड मल्टीफेसिक स्क्रीनिंग। सो मास स्क्रीनिंग में पॉपुलेशन टारगेट होता है, इसका एग्जांपल है कैंसर ब्रेस्ट, कैंसर सर्विक्स और HIV की स्क्रीनिंग। एंड सेकंड हाई रिस्क स्क्रीनिंग होती है जो सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन पे टारगेटेड रहती है। जो लोग हाई रिस्क ऑक्यूपेशन में रहते हैं उन ग्रुप्स में, एग्जांपल डिफेंस में, हेल्थ रिस्क ऑक्यूपेशन में, या फिर एडोलेसेंट एज ग्रुप जो होता है वो हाई रिस्क ग्रुप होता है। देन थर्ड मल्टीफेसिक जो स्क्रीनिंग होती है उसमें WHO के कुछ स्टेप्स है। दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चनियर पूछते हैं, फिर सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, एंड द थर्ड लैब टेस्ट से उसको कंफर्म करते हैं। देन सेकंड पॉपुलेशन एक एग्जांपल है जिसमें एक पॉपुलेशन में क्रोनिक कफ हो रहा है, तो उसमें पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव वो कैसे चेक करेंगे। तो पॉजिटिव हम फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम से चेक कर सकते हैं या फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी से, जो कि हम स्पायरोमेट्री से चेक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको COPD लेवल कर सकते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ और अस्थमा और कोई अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़। सो ये हो गया मल्टीफेसिक स्क्रीनिंग। मीन्स हमने अलग अलग टेस्ट को इन्वॉल्व कर दिया एक ही डिसीज़ के स्क्रीनिंग करने के लिए। नाउ अनदर क्लासिफिकेशन है इसमें, तो ये 2 टाइप्स के स्क्रीनिंग हम इसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट इज़ प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिजम्पटिव स्क्रीनिंग। सो प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए रहता है, दैट इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के लिए। एंड प्रिजम्पटिव स्क्रीनिंग जहाँ पे हम प्रिज्यूम करते हैं कुछ, तो उसको बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल है प्रिस्क्रिप्टिव का कि पेशेंट अगर एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ आ रहा है तो कैंसर सर्विक्स की हम स्क्रीनिंग करेंगे। वैसे ही मैमोग्राफी कर सकते हैं कैंसर ब्रेस्ट के लिए, फास्टिंग ब्लड शुगर कर सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, OGTT कर सकते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए। OGTT वैसे प्रिजम्पटिव में भी आता है क्योंकि हम उससे बेबी में भी डायबिटीज़ मेलाइटिस को पास होने से रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं फीटस को। सो बोथ प्रिस्क्रिप्टिव और प्रिजम्पटिव होगा ये। देन प्रिस्क्रिप्टिव का एक और एग्जांपल है पैप स्मीयर, जो कि कैंसर सर्विक्स की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है प्रिजम्पटिव। तो प्रिजम्पटिव का एग्जांपल क्या है, फर्स्ट प्रिवेंट कर रहे हैं हम HIV ट्रांसमिशन को चाइल्ड से, मतलब चाइल्ड में ट्रांसमिट होने से बचा रहे हैं, तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा क्योंकि हम डिसीज़ को होने से बचा रहे हैं। तो स्क्रीनिंग ऑफ ANC फीमेल्स की अगर हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो उससे हम HIV ट्रांसमिशन चाइल्ड में होने से बचा रहे हैं। तो ये डिसीज़ प्रिवेंशन होता है वन ग्रुप ऑफ पीपल में बाय टेस्टिंग अनदर ग्रुप। तो एक ग्रुप को हम अगर टेस्ट करते हैं तो दूसरे ग्रुप को हम डिसीज़ से प्रिवेंट करते हैं ट्रांसमिट होने से। देन सेकेंड इसका एग्जांपल है HIV स्क्रीनिंग अगर हम डोनर्स में करते हैं टू प्रिवेंट HIV रिसिपिएंट्स में, तो ये भी इसका एग्जांपल प्रिजम्पटिव का। नाउ नेक्स्ट है प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग। तो प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग भी इसी का एग्जांपल है क्योंकि बाकी एम्प्लॉयज़ को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिसीज़ ट्रांसमिट होने से, किसी कम्युनिकेबल डिसीज़ को या फिर जो भी ट्रांसमिशन वाली डिसीज़ है। नाउ फीकल ऑकल्ट ब्लड कार्सिनोमा कोलोन के लिए किया जाता है स्क्रीनिंग, वो प्रिस्क्रिप्टिव का एग्जाम्पल है क्योंकि वो स्पेसिफिकली उसी के लिए किया जाता है, उसको डायग्नोस करने के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है टाइम ऑफ स्क्रीनिंग। तो टाइम ऑफ स्क्रीनिंग क्या आएगा, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि रिस्क फैक्टर मान लो आया नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में, फिर इसका पैथोजेनेसिस होगा। तो पैथोजेनेसिस के बाद जब साइंस और सिम्टम्स आएंगे उसके बीच में एक लंबा गैप जिस डिसीज़ में होता है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में, उसी में स्क्रीनिंग टेस्ट की यूटिलिटी होती है। तो हम उसी टाइप के नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का देखते हैं कि क्या उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमिंग है पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस के बाद एक लॉन्ग टाइम होता है, ईयर्स और डिकेड का, जब साइंस और सिम्टम्स अपीयर होते हैं इस टाइप की नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में, और इस पीरियड को बोलते हैं लेटेंट पीरियड। तो ऑनसेट उस पीरियड को बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं जब पैथोजेनेसिस शुरू हुआ, और बाकी जब साइंस और सिम्टम्स अपीयर हुए उसके बीच का टाइम ऑनसेट से साइंस और सिम्टम्स का लेटेंट पीरियड हो गया। ना रिस्क फैक्टर, इसको हम अगेन एक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, रिस्क फैक्टर पैथोजेनेसिस एंड डिसीज़। देन पैथोजेनेसिस और डिसीज़ के बीच में अगर साइंस सिम्टम्स होने से पहले ही हम उसे डायग्नोस कर लेते हैं फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस में, मतलब जब पैथोजेनेसिस शुरू हुआ उसके बाद ऐसे कुछ चेंजेस आते होंगे जिसकी वजह से हम डायग्नोस कर पाए, और पहला जो पॉसिबल पॉइंट है वो यहाँ कहीं पे है, हमने एज्यूम किया।
तो वहाँ पे जो हम डायग्नोसिस करेंगे वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि एकदम से तो हमें पता चलेगा नहीं, थोड़े बहुत ही चेंजेस आएंगे। तो उसको हमको डायग्नोस करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी लगेंगे और काफ़ी सारा प्रोसीजर लगेगा। सो वो एक्सपेंसिव होगा, अफोर्डेबल भी नहीं होगा, एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा पेशेंट के लिए, क्योंकि उसको उस समय तो कुछ मेजर साइंस एंड सिम्टम्स है नहीं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं इतना क्यों एक्सपेंडिचर करूँ। सो ये जो है पैथोजेनेसिस को चेंज करने का एक तरीका था, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बहुत इंट्रूसिव हो जाएगा और ये नंबर ऑफ़ ईयर्स को इंक्रीज़ कर सकता है, पर ये फिर भी प्रैक्टिकल नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, इसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया है। तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस वो होता है जो प्रैक्टिकल होता है, मतलब ये अफोर्डेबल भी होता है, एक्सेप्टेबल भी होता है और फिर भी नंबर ऑफ़ ईयर्स को वो इंक्रीज़ कर देता है, जो डिसीज़ के साथ सर्वाइव कर सकता है पर्सन, तो सर्वाइवल को इंक्रीज़ कर देता है। सो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल भी बनाया है रिप्रेजेंटेशन, तो रिस्क फैक्टर है, साइंस एंड सिम्टम्स है, उसके पहले एक वाई पॉइंट है। देन वाई पॉइंट में अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं तो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ ईयर्स तो नहीं होंगे जितने कि फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस में होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी नंबर ऑफ़ ईयर्स उसके सर्वाइवल के बढ़ जाएंगे। वैसे हमने फर्स्ट पॉसिबल डायग्नोसिस फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट पे किया होता तो और ज़्यादा सर्वाइवल होता उसका। सो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है। 2040 में अगर वो डाई करता है विदाउट डायग्नोसिस, तो क्रिटिकल पॉइंट पे अगर डायग्नोज हो जाता है तो वो 2050 पे डाई करेगा, और अगर फर्स्ट पॉसिबल पे डायग्नोज हो जाता तो वो 2060 पे डाई करता। ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि इतना डिफरेंस आ सकता है, कोई भी डिसीज़ में अलग अलग हो सकता है। नाउ कैंसर ओवरी जो है ना उसका बहुत बैड प्रोग्नोसिस होता है, क्योंकि इसका डायग्नोसिस जब एडनेक्सिया होता है या पेल्विक इन्वॉल्व हो जाता है तब उस टाइम पे आता है। इससे पहले हम डायग्नोस नहीं कर पाते, इसलिए उसका सर्वाइवल बहुत कम हो पाता है। नाउ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस में ना अफोर्डेबल होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए पेशेंट को। नाउ आइडियल पॉइंट किसको बोलते हैं? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस को बोलते हैं, क्योंकि आइडियल है वो लेकिन थियोरेटिकल है। एंड सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस को, जो हमने क्रिटिकल पॉइंट देखा है। नाउ नेक्स्ट है टाइम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस एंड क्रिटिकल टाइम, सॉरी यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस को क्या बोलते हैं? लीड टाइम बोलता है, फर्स्ट पॉसिबल और लीड यूजुअल टाइम को। और टाइम बिटवीन फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग टाइम बोलते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एस फॉर स्क्रीनिंग एंड एस फॉर शॉर्ट। तो शॉर्ट वाला जो टाइम होता है वो स्क्रीनिंग टाइम होता है, और एल फॉर लॉन्ग एंड एल फॉर लीड, तो लॉन्ग वाला जो टाइम होता है वो लीड टाइम होता है। देन नेक्स्ट है लेटेंट टाइम। लेटेंट टाइम क्या होता है? टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ एजेंट, एजेंट की एंट्री और जो पैथोजेनेसिस का ऑनसेट होता है ना, वो यूजुअल साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब एंट्री हुई एजेंट की या फिर ऑनसेट ऑफ पैथोजेनेसिस, उसी को बोलेंगे। और यूजुअल साइंस और सिम्टम्स जब अपीयर होते हैं उन दोनों के बीच का टाइम होता है लेटेंट टाइम। नाउ गुड स्क्रीनिंग कैसी होनी चाहिए? यूटिलिटी किसके लिए है स्क्रीनिंग की? तो जिसका लॉन्गर लीड टाइम है उस डिसीज़ के लिए यूटिलिटी है। लीड टाइम मतलब क्या था? लॉन्गर वाला था, दैट इज़ फर्स्ट पॉसिबल के बीच में और यूजुअल टाइम के बीच में। ना स्क्रीनिंग टाइम भी कम होना चाहिए उसके लिए कि अच्छी स्क्रीनिंग अगर हो तो। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ लीड टाइम। लीड टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसका डायग्नोसिस 1 साल पहले हम कर सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा अगर कोई ट्रीटमेंट मोडालिटी में चेंज नहीं आया तो? सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4 ऑप्शन है इसमें, लेस प्रिवलेंस, लेस हाई सर्वाइवल रेट, हाई मोर्टेलिटी और नो चेंज। ये 4 ऑप्शन है। तो मान लो यहाँ पे 2021, 22, 3, 4, 5, 26 तक के यहाँ पे 5 ईयर्स के सैम्पल्स हैं। तो हर ईयर में 20 केसेस ऑफ एडेनोकार्सिनोमा आ रहा है, टोटल 100 केसेस हो गए। तो इससे क्या होगा? इंक्रीज इन प्रिवलेंस होगा अगर डायग्नोसिस अर्ली कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस जो है 120 हो जाएंगे 100 से, क्योंकि हर केस में ये जल्दी जल्दी डायग्नोज होगा। 2021 में 40 केसेस डायग्नोज हो जाएंगे 22 के बजाय, और हर एक केस में ऐसे ऐसे 20 आते जाएगा, और जबकि 26 में जो डायग्नोज होगा वो 27 वाला भी डायग्नोज हो पाएगा। तो 27 वाला जो 20 केसेस थे वो एक्स्ट्रा डायग्नोज हो गए, तो 120 केसेस हो गए। तो यहाँ पे 120 केसेस हो गए, तो इसलिए
प्रिवलेंस तो इंक्रीज़ होगा, है ना, प्रिवलेंस तो इंक्रीज़ होगा, डेथ रेट लेकिन सेम रहेगा, तो इसीलिए सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ हो गया इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं। तो डेथ सेम है बट केसेस ज़्यादा डायग्नोस हो रहे हैं, ये चीज़ हुआ है यहाँ पे। तो ये इसी को लीड टाइम बायस बोलते हैं कि वर्चुअल या अपेरेंट लोवरिंग हो जाती है मोर्टेलिटी रेट की, एक्चुअल में नहीं हुई है लेकिन अपेरेंट दिखती है, और सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं। और एक इन्वेस्टिगेशन के लिए तब होता है जब उसका लॉन्ग लीड टाइम होता है और कोई चेंज नहीं आता है ट्रीटमेंट आउटकम्स में या कोई एब्सोल्यूट डेथ रेट में कोई चेंज नहीं आता है तब। तो ये हाईली सिस्टमेटिक एरर होती है। और क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट हम देखते हैं, तो इसका आंसर क्या था, ये वाले का हाई सर्वाइवल रेट आएगा ना, क्योंकि वही अपेरेंट इंक्रीज दिख रहा है सर्वाइवल रेट में या डेथ रेट में कमी दिख रही है। ओके, सो क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, पहला तो अफोर्डेबल होना चाहिए, सेकेंड एक्सेसिबल या अवेलेबल होना चाहिए पेशेंट के लिए, थर्ड रीजनेबल होना चाहिए, रीज़न मतलब राइट होना चाहिए, और फोर्थ उसका एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पेशेंट उसको एक्सेप्ट करे, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा कर दिया लाइक ओपनिंग द ब्रेन एक्सेट्रा। नाउ एक है वैलिडिटी, एक्यूरेसी और प्रिसिशन होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें क्या होती है। तो मान लो ये कि है चेक एक डार्ट गेम का बोर्ड है ये, तो वैलिडिटी में इसमें क्या आएगा, वैलिडिटी मतलब मान लो ये फर्स्ट है, इसलिए एग्जांपल में वैलिडिटी 2 आउट ऑफ 3 है, क्योंकि ये 2 और अंदर है, इस पे जो निशाने लगे हैं, और 1 बाहर है, तो 2 आउट ऑफ 3 हुआ। सेकेंड वाले जो एग्जांपल में है वो वैलिडिटी इसमें 3/3 है, क्योंकि तीनों अंदर है, तीनों डॉट्स, और एक्यूरेसी 1/3 है, क्योंकि एक ही निशाने पे लगा है सेंटर पॉइंट पे। नाउ थर्ड एग्जांपल में क्या है कि तीनों ही बाहर है रेंज के, बोर्ड में ही नहीं लगा है, तो ये 3/3 प्रिसाइज होगा, लेकिन क्योंकि ये आसपास ही है, और जबकि इसमें वैलिड जो होगा वो 0/3 है, क्योंकि रेंज में ही नहीं है, और एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है, सेंटर में नहीं है, तो 0/3 एक्यूरेट। नाउ प्रिसिशन क्या होगा, रिपीटेबिलिटी होती है या रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, मतलब सेम रिजल्ट्स अगर अगेन एंड अगेन आ रहा है तो प्रिसिशन हुआ। सेकेंड एक्यूरेसी क्या हुआ कि नियरनेस या क्लोजलेस एक्चुअल वैल्यू के या फिर ट्रू वैल्यू के, तो जितना ज़्यादा हम नियर होंगे ट्रू वैल्यू के वो एक्यूरेसी है। नाउ वैलिडिटी क्या होती है, तो गेटिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स विद इन डिफाइंड रेंज के अगर हम अंदर है तो वैलिड है। तो एक एग्जांपल है, अगर BP 20/0 है तो वैलिड नहीं है, क्योंकि रेंज में ही नहीं है। एक्यूरेसी कब होगी, जब एक्चुअल BP हम ले रहे हैं, और प्रिसिशन कब होगा BP का, जब एवरी टाइम हमको सेम रिजल्ट्स मिलेगा। तो इसी का एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स वैलिड होते हैं, एक्यूरेट होते हैं या प्रिसाइज होते हैं, तो प्रिसाइज होते हैं, क्योंकि उसमें सेम रिजल्ट्स मिलता है जब तक कि हम उसके कैलिब्रेशन को चेंज नहीं कर देते। सो ये था कॉन्सेप्ट्स इन स्क्रीनिंग।